एक जोड़ा मेले में अपनी शादी की सालगिरह मना रहा है और खुश पल बिता रहा है। पास ही कुछ गुंडे उस पल की फोटो खींचते हैं और डैन का मजाक उड़ाते हैं। डैन देख लेता है और तुरंत आगे बढ़कर कहता है, अरे वो फोटो हमारी प्राइवेट मोमेंट की थी, क्या तुम उसे डिलीट कर दोगे? गुंडा कहता है, नहीं नहीं करूंगा। जैसे ही डैन पास जाता है, गुंडा मजाक उड़ाते हुए फोटो सोशल मीडिया पर डाल देता है। डैन की पत्नी उसे समझाती है कि जाने दो, पर अंदर ही अंदर वो चाहती है कि डैन अपने लिए खड़ा हो। डैन बस गुंडे को देखता रहता है, कुछ नहीं करता। अगले ही पल भले ही उसे बेइज्जती महसूस होती है, डैन चुपचाप वापस घर चला जाता है। घर जाकर हाथ मुंह धोता है और जब बिस्तर पर लेटता है तो वही बेइज्जती वाला पल बार बार उसके दिमाग में घूमता रहता है। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता, डैन खुद का बचाव नहीं करता क्योंकि वह अपनी शांत और खुशहाल जिंदगी खोने का जोखिम नहीं लेना चाहता। डैन बफेलो न्यूयॉर्क में एक कार डीलरशिप का टॉप सेल्समैन है। वह अपनी टीम में सबसे अच्छा है। जब आप ऐसी हाई परफॉर्मेंस कार चलाते हैं, लोग जानते हैं कि आप वही इंसान हैं जिसकी लाइफ परफेक्ट है। डैन और उसकी पत्नी की जिंदगी खुशहाल है और आज उनकी शादी की सालगिरह है। उसका बॉस उसे कंपनी के लिए फोटो लेने को कहता है, लेकिन डैन मना कर देता है और जल्दी घर लौट आता है ताकि दिन अपनी पत्नी के साथ बिता सके। हैप्पी एनिवर्सरी, ओह बेबी, तुम्हें याद है? घर पहुंचते ही उसका स्वागत जेसिका और उनके 3 बच्चों ना काइल और मैक्स से होता है। जेसिका ना के साथ कॉलेज के चुनाव को लेकर बहस कर रही है। ना पहले स्टैनफोर्ड जाकर पत्रकारिता पढ़ना चाहती थी, लेकिन अब उसने अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर के साथ सदर्न आयोवा यूनिवर्सिटी जाने का फैसला किया है। जेसिका, स्टैनफोर्ड का जर्नलिज्म क्या हुआ? वो तुम्हारा सपना नहीं था ना? जर्नलिज्म अब मर चुका है डैड। डैन, ये ट्रेवर ने कहा या तुम खुद ऐसा सोचती हो? जेसिका डैन से कहती है कि वह ना को समझाए, लेकिन ना अपने फैसले पर अड़ी रहती है। डैन फिर सुझाव देता है कि वह और जेसिका अपनी 18वीं शादी की सालगिरह मनाने बाहर जाए। वह काइल से कहता है कि वह मैक्स को संभाले, लेकिन काइल मना कर देता है और जिम्मेदारी ना पर डाल देता है। ना नाराज होकर, क्योंकि मैं लड़की हूँ। डैन, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। ना गुस्से में, यही तो आप अभी कह रहे हैं। आखिर आप में दिक्कत क्या है? उधर काइल अपने ग्रुप प्रोजेक्ट को छोड़कर अपने दोस्त समीर से मिलने चला जाता है। वह समीर को कुछ पैसे देता है और दोनों समीर के गैराज में बैठकर ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। काइल ऑनलाइन किलबॉय के नाम से मशहूर है। वह एक फेमस गेमर है और शूटिंग गेम्स में अपने स्किल्स के लिए जाना जाता है। इसी बीच डैन और जेसिका कार्निवाल पहुंचते हैं। जेसिका थोड़ी नाराज है क्योंकि डैन हमेशा अपनी रूटीन प्लानिंग में फंसा रहता है, जबकि वह चाहती है कि कभी फैमिली वेकेशन भी प्लान करे। जेसिका, कोई भी वीक प्लानिंग तुमसे अच्छी नहीं करता, पर शायद कभी कभी थोड़े स्पॉन्टेनियस भी बनो। कहीं घूमने चलें। कुछ राइड्स के बाद डैन वेकेशन प्लान करने के लिए मान जाता है और जेसिका खुश हो जाती है। दोनों किस करते हैं और फिर वही पहला सीन होता है जहां गुंडे फोटो खींचते हैं और मजाक उड़ाते हैं। घर लौटते समय जेसिका डैन को समझाती है कि उसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। जेसिका, अगर मुझे लड़ाकू आदमी से शादी करनी होती तो मैं कर लेती। उसे पता है कि डैन को हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वह थोड़ी निराश भी होती है। घर पहुंचकर डैन मैक्स का डायपर बदलता है, फिर बिस्तर पर लेटकर जेसिका से कहता है, मुझे उस लड़के की धुलाई कर देनी चाहिए थी। जेसिका हंस पड़ती है, हाँ तुम बिल्कुल कर सकते थे। अगले दिन जेसिका बॉक्सिंग प्रैक्टिस करती है ताकि अपना गुस्सा और स्ट्रेस निकाल सके। एक फुल टाइम मॉम होने के नाते उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर ना के फैसलों से। बॉक्सिंग करते हुए वह गलती से एक औरत ग्वेन को पंच मार देती है। जेसिका माफी मांगती है और समझाती है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं फंसी हुई हूँ। मेरा पति कभी फैमिली वेकेशन नहीं प्लान करता और ना ही टाइम देता है। थोड़ी देर बात करने के बाद ग्वेन कहती है कि उसे फ्लाइट पकड़नी है। वह जेसिका को अपना बिजनेस कार्ड देती है। ग्वेन एक ट्रैवल एजेंट है और जेसिका को वेकेशन प्लान करने में मदद की पेशकश करती है। इसी बीच डैन और मैक्स ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग कर रहे होते हैं। अचानक एक अजनबी उन पर हमला कर देता है। डैन तुरंत अपना बचाव करता है, लेकिन गुंडा हार मानने को तैयार नहीं, भले ही मैक्स उसकी गोद में हो। सामने से आते ही डैन कुशलता से उस गुंडे को गिरा देता है, जिसे देखकर आसपास के लोग दंग रह जाते हैं। वह ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, किराने का बिल चुकाता है और घर चला जाता है। घर पहुंचते ही डैन एक गुप्त खांचा खोलता है जिसमें गन, पुराने पासपोर्ट और पैसों के ढेर रखे होते हैं। वह घबरा जाता है और अपने पुराने साथी ओंगी को कॉल करता है ताकि वह अपनी फैमिली के लिए नई पहचान आईडी का इंतजाम कर सके। डैन बताता है कि वे सब खतरे में हैं। ओंगी बताता है कि उसका पुराना बॉस मैकैफ्री उसे खोज रहा है। डैन को डर है कि सोशल मीडिया पर डाली गई फोटो उसकी लोकेशन उजागर कर देगी। डैन $500,000 की पेशकश करता है,
नई आईडी के लिए और 3 दिन में लास वेगास में मिलने की बात करता है। ओंगी हैरान है कि डैन की फैमिली को उसकी पुरानी नौकरी के बारे में पता ही नहीं। ओंगी, तो मैं क्या करूं? बैठकर फ्रेंच टोस्ट खाते हुए उन्हें बता दूं कि अरे बच्चों, मेपल सिरप पास करो और सुनो, तुम्हारे पापा एक गवर्नमेंट असैसिन थे। वह डैन को सच बताने की सलाह देता है, क्योंकि अगर परिवार को सच्चाई नहीं पता होगी तो मैकैफरी के भाड़े के गुंडों से भागना लगभग नामुमकिन होगा। बाद में डैन नीना के स्कूल जाता है और मैगजीन एडिटर के ऑफिस में उसे खोजता है, लेकिन वह वहां नहीं होती। एक स्टूडेंट बताता है कि ना ने 3 महीने पहले नौकरी छोड़ दी थी और अब अपने दोस्तों के साथ स्टेडियम में समय बिता रही है। डैन वहां जाकर ना को ढूंढ लेता है और निराशा जताता है कि उसने ये बात घर पर नहीं बताई। ना झुंझलाकर, मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि आप कभी मेरे आर्टिकल्स पढ़ते ही नहीं। डैन, मैं पढ़ता हूँ, हमेशा पढ़ता हूँ। डैन ना को कार में बैठाता है, फिर कायल को लेने समीर के गैराज जाता है। वह देखता है कि कायल अभी भी ऑनलाइन गेम्स खेल रहा है। डैन उसे डांटता है और कहता है, कार में बैठो गद्दार। सारे बच्चे कार में बैठ जाते हैं और डैन जेसिका को लेने अस्पताल पहुंचता है, जहां वह काम कर रही होती है। डैन ऐलान करता है, हम लास वेगास छुट्टी पर जा रहे हैं। जेसिका हैरान और खुश होती है, सच में? हम वेगास जा रहे हैं। इसी बीच एक काला वैन उनका पीछा करने लगता है। डैन नोटिस करता है और स्पीड बढ़ाकर वैन से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली को कुछ नहीं बताता। वह अपनी कार डीलरशिप पर पहुंचता है, कार को उठाता है और नीचे ट्रैकिंग डिवाइस पाता है। डैन चुपचाप उस डिवाइस को अपने एक सहकर्मी की कार में लगा देता है, जो टेस्ट ड्राइव के लिए निकलने वाला होता है। डैन सहकर्मी से, हाई स्पीड टेस्ट कर लो, फ्रीवे पर कार दौड़ाओ, टिकट भी मिला तो चलेगा। काले वैन वाले लोग सोचते हैं कि वे अभी भी डैन का पीछा कर रहे हैं, लेकिन डैन ने सब सेट कर लिया होता है। सब ठीक होते ही डैन अपनी फैमिली के साथ लास वेगास की यात्रा जारी रखता है। उधर डैन के घर पर मैकैफरी और उसके 3 गुंडे डैन की फैमिली को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें मुश्किल होती है क्योंकि कोई क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड नहीं है। फैमिली ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट नहीं किया। मैकैफरी को शक है कि डैन ने अभी तक अपनी असली पहचान फैमिली को नहीं बताई, इसलिए वह अपने लोगों को खोज जारी रखने का आदेश देता है। होटल में रुकते समय डैन का मन बदल जाता है, क्योंकि वह देखता है कि कायल ने फैंस के साथ फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी है। डैन अपनी फैमिली को बताता है कि अब हमें चलते रहना होगा। इसका मतलब है कि उसकी पत्नी और बच्चे कार में ही रात बिताएंगे। थोड़ी ही देर में मैकैफरी के 3 मोटरसाइकिल सवार गुंडे डैन की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। डैन म्यूजिक तेज कर देता है ताकि उसकी फैमिली को कुछ पता न चले। छोटा मैक्स जागा रहता है और खिलखिलाता रहता है, जैसे उसे भरोसा हो कि पापा सब कंट्रोल में रखेंगे। अचानक एक गुंडा डैन पर गोली चलाता है, लेकिन डैन तुरंत फायर बैक करता है और उसे मार गिराता है। फिर दूसरा गुंडा गाड़ी पर चढ़ जाता है, लेकिन डैन मैक्स की बेबी बॉटल उसके हेलमेट में फंसा देता है। वह गिरकर सड़क पर लुढ़क जाता है। अंत में डैन अपनी कार मोटरसाइकिल से टकरा देता है और आखिरी पीछा करने वाले को भी खत्म कर देता है। जेसिका धमाके की आवाज से जाग जाती है, लेकिन डैन कहता है, बस गड्ढा था, चिंता मत करो। डैन पूरी रात गाड़ी चलाता है और एक प्लांटेशन में रुकने का फैसला करता है। जैसे ही डैन सोने वाला होता है, नीना जागती है और देखती है कि वे आयोवा पहुंच गए हैं। वह अपने पापा से कहती है, मुझे साउदर्न आयोवा यूनिवर्सिटी ले चलो। डैन गुस्से में, सीरियस हो? क्या हम फिर से बहस करेंगे कि तुम सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के पीछे कॉलेज जा रही हो? थोड़ी बहस और जेसिका की रिक्वेस्ट के बाद डैन मान जाता है और नीना को कैंपस छोड़ने का फैसला करता है। कैंपस पार्क में नीना, कायल और मैक्स साथ घूमते हैं। कायल कहता है कि फैमिली को उसके और ट्रेवर के रिश्ते से असहजता है। कायल, मुझे पुरानी ना याद आती है जो फैमिली के करीब थी। वह तुम्हारे साथ ठीक बर्ताव नहीं करता। तुम्हें बेहतर मिलना चाहिए। ना भावुक हो जाती है, मुस्कुराती है और अपने भाई को धन्यवाद देती है। इसी बीच डैन और जेसिका कार में बातें कर रहे होते हैं। जेसिका अपने अतीत के बारे में बताती है। वह पोल वॉल्टर थी, लेकिन पैर की चोट के बाद उसे सपना छोड़ना पड़ा। डैन भी अपनी कहानी शेयर करना चाहता है, लेकिन तभी वह देखता है कि एक संदिग्ध आदमी ब्रीफकेस लेकर कैंपस में घूम रहा है। डैन उस आदमी को पकड़कर पूछता है और पता चलता है कि वह जर्मनी का कॉर्न सीड, मक्का के बीज सेल्समैन है और अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। लेकिन जैसे ही वे लैब के पास से गुजरते हैं, डैन को उस आदमी पर शक होने लगता है। डैन उस आदमी से जर्मन में बात करता है ताकि ये कंफर्म कर सके कि वह मैकैफरी का आदमी नहीं है। डैन जर्मन में, तुमने अभी क्या कहा? डिस्कोटेक कहाँ है? जेसिका हैरान रह जाती है कि उसका पति जर्मन बोल सकता है और चुपचाप कॉरिडोर में चली जाती है। जब वह आदमी ब्रीफकेस खोलता है और उसमें सिर्फ कॉर्न सीड्स, मक्के के बीज होते हैं, तो डैन को उस पर यकीन हो जाता है। अचानक मैकैफरी का एक गुंडा डैन पर गोली चलाता है। डैन तुरंत लैब में कूद जाता है और वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। डैन जल्दी ही गुंडे को काबू में कर लेता है।
इसी बीच ना नीना स्कूल के डॉर्मेटरी मेन ट्रेवर के रूम में जाती है और देखती है कि वह किसी और लड़की के साथ है। ना हैरान और दिल टूटा हुआ रोते हुए लौटती है। डैन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि ना को लेक्चर नहीं चाहिए। इसके बजाय वह उसे एक मार्शल आर्ट मूव सिखाता है जो दर्द देता है लेकिन कोई स्थायी चोट नहीं पहुंचाता। ना ट्रेवर को सबक सिखाने का फैसला करती है। वह जाती है, उस मूव का इस्तेमाल करती है। ट्रेवर दर्द से तड़पता है। वह उसका फोटो खींच लेती है और खुश होकर लौट आती है। अब वह अपने पापा की और भी इज्जत करती है। फैमिली लास वेगास की तरफ बढ़ती है। कोलोराडो पहुंचने पर ना अपने पापा से ड्राइविंग ले लेती है। वह डैन से माफी मांगती है कि उसने स्कूल मैगजीन छोड़ दी थी और वादा करती है कि वह फिर से एडिटर बनेगी। ना पापा, मैं हमेशा आपकी सबसे बड़ी फैन थी, हमेशा रहूंगी। अगले दिन कोलोराडो में रात बिताने के बाद डैन ओंगी से संपर्क करता है और लास वेगास में मिलने का प्लान बनाता है ताकि फैमिली के नए पासपोर्ट मिल सकें। रेस्तरां में बैठकर डैन जेसिका को अपना पुराना राज बताने वाला होता है। तभी कायल बीच में बोल पड़ता है। कायल अपने ऑनलाइन गेमिंग के बारे में समझाता है। कायल, पापा, असल जिंदगी में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जब मैं किलबॉय बनता हूँ लोग मुझे मानते हैं। मैं असल में शर्मीला हूँ और लड़कियों से बात नहीं कर पाता, पर गेम में मैं अच्छा हूँ पापा। वह यह भी बताता है कि गेमिंग में तेज दिमाग और रिफ्लेक्स चाहिए। फिर कायल डैन को लेजर टैग गेम की चुनौती देता है। कायल, अगर आप जीत गए तो अगला सीन शुरू होता है। कायल कहता है कि अगर डैन हार गया तो वह उसे गेमिंग से रोक नहीं सकता, लेकिन अगर कायल हार गया तो वह गेमिंग छोड़ देगा। डैन यह सुनकर मान जाता है और वे दोनों लेजर टैग एरिना जाते हैं। कायल को पता नहीं था कि उसके पापा हथियारों और शूटिंग में माहिर हैं। कायल आसानी से गेम हार जाता है। वह उदास हो जाता है, लेकिन डैन उसे गले लगाकर हौसला बढ़ाता है। लास वेगास पहुंचने के बाद डैन और उसका परिवार होटल रूम में जाते हैं। बाद में डैन ओंगी से बार में मिलता है और वे दोनों नए पासपोर्ट और वैंकूवर की फ्लाइट टिकट ले आते हैं। रूम में लौटकर डैन जेसिका के साथ डिनर की तैयारी करता है और सुरक्षा के लिए कुछ हथियार भी साथ रखता है। रूम से निकलते वक्त वह बच्चों से कहता है, डैन, दरवाजा किसी के लिए मत खोलना, समझे? कायल, हाँ हाँ पक्का। लेकिन जैसे ही डैन और जेसिका जाते हैं, कायल, नीना और मैक्स होटल के ऑनलाइन गेमिंग एरिया में घूमने निकल जाते हैं। इसी बीच मैकैफ्री का एक आदमी लास वेगास में डैन और उसके परिवार को देख लेता है और अपने बॉस को रिपोर्ट करता है। गेमिंग एरिया में कायल की मुलाकात प्रोफेशनल प्लेयर रेन से होती है। रेन उसे रेस्टोरेंट में दूसरे गेमर्स से मिलने बुलाता है। डिनर पर डैन जेसिका को अपना पुराना राज बताने की कोशिश करता है। तभी वेटर फ्रेंच में बात करता है और डैन अनजाने में फ्रेंच में जवाब दे देता है। जेसिका हैरान रह जाती है कि उसका पति 2 विदेशी भाषाएं जानता है। डैन सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन फ्रेंच में बात करता रहता है। भले ही जेसिका को समझ न आए, वह उसे बहुत चार्मिंग लगता है। उसी समय कायल ऑनलाइन गेम खेलने की तैयारी कर रहा होता है। रेन उससे कहता है कि तुम मेरी जगह खेलो, मैं नीना से बात करता हूँ। कायल को पता नहीं होता कि मैकैफ्री के लोग उसे दूर से देख रहे हैं। डिनर के बाद डैन और जेसिका होटल लौटते हैं। कमरे में जाकर वे देखते हैं कि बच्चे सो रहे हैं, लेकिन असल में वहां सोते हुए बच्चों की तरह बनाए गए पुतले मैनिकिन रखे होते हैं। जेसिका रोमांटिक मूड बनाने के लिए म्यूजिक और लव मिस्ट का इस्तेमाल करती है। मिस्ट की वजह से डैन लेजर साइट नोटिस करता है और गोली से बच जाता है। वह वाइन बोतल फेंकता है और गोली चलाता है, जिससे हमलावर जलने लगते हैं। लेकिन तभी कूगन, मैकैफ्री का आदमी, जेसिका को बंधक बना लेता है। डैन तुरंत हथियार फेंक देता है, लेकिन मौका देखकर चाकू फेंकता है जो कूगन की आंख में लग जाता है और जेसिका बच जाती है। डैन मजाक में, ये नॉर्मल है हनी, पहली बार सबको उल्टी आती है। इसके बाद डैन बच्चों के कमरे में भागता है, लेकिन वहां नीना, कायल और मैक्स गायब होते हैं। वह ऑनलाइन गेमिंग एरिया में उनकी तलाश करता है। इसी बीच जेसिका डैन पर गुस्सा होती है कि उसने इतने साल राज छुपाया और कहती है कि वह अब और इस बीच कायल ऑनलाइन गेमिंग प्रतियोगिता जीत जाता है और MVP, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, बन जाता है। थोड़ी देर बाद जेसिका और डैन गेमिंग एरिया पहुंचते हैं और कायल अब बच्चों को लेने आते हैं। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद डैन अपना पुराना सच बता देता है। वह कहता है कि वह असल में एक गुप्त हत्यारा, सीक्रेट असैसिन था जो अपने ग्रुप से भाग गया था ताकि साधारण जिंदगी जी सके। तब से मैकैफ्री और उसके आदमी उसे ढूंढ रहे थे। कायल और नीना पहले यकीन नहीं करते। तभी गोलियों की आवाज आती है। डैन तुरंत कहता है, सब छुप जाओ। वे कैसीनो में छुप जाते हैं। डैन मैकैफ्री के आदमियों से लड़ता है, लेकिन उसकी गोलियां बेअसर होती हैं क्योंकि वे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं। डैन ध्यान भटकाता है और अंत में उन्हें हरा देता है। इसके बाद वह अपने परिवार को पूरा सच बताता है। उसका असल नाम सैम है। वह फौज में था। फिर मैकैफ्री ने उसे स्पेशल मिशन के लिए भर्ती किया ताकि कानून के बाहर के अपराधियों को खत्म किया जा सके। लेकिन सैम को पता चला कि मैकैफ्री उसे पैसे के लिए हत्या करवाता है, तो उसने सब छोड़कर भागने का फैसला किया। कायल
हैरान होकर। आपने कितनों को मारा? सैम 26 लोग। डैन थोड़ी देर बाद मानकर, असल में 89 लोग। सैम परिवार को नए पासपोर्ट और पहचान देता है, लेकिन कायल और नीना नाराज होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सैम ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जेसिका भी 18 साल की शादी के बाद धोखा महसूस करती है। वह ग्वेन से संपर्क करती है ताकि लास वेगास छोड़कर कहीं घूमने जा सके। जेसिका और बच्चे ग्वेन से मिलते हैं तो वह उन्हें प्राइवेट प्लेन दिखाती है। प्लेन मैंगवेन जेसिका को अपने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, जो उसे छोड़कर किसी और औरत से शादी कर गया था। धीरे धीरे जेसिका को एहसास होता है कि ग्वेन डैन की ही बात कर रही है। जैसे ही वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, जेसिका बच्चों को लेकर डैन को छोड़ने का सोचती है। अचानक मैकैफरी सामने आ जाता है। ग्वेन ने जाल बिछाया था और सैम का परिवार मैकैफरी को सौंप दिया ताकि उसे डैन सैम की डिलीवरी का पैसा मिल सके। ग्वेन, मुझे सिर्फ सीन चाहिए, वही मेरा पेमेंट है। मैकैफरी जेसिका और बच्चों को बंधक बना लेता है और डैन को अकेले कैसीनो आने का आदेश देता है। थोड़ी देर बाद मैकैफरी फोन पर डैन को धमकाता है कि अगर वह नहीं आया तो वह परिवार को मार देगा। डैन कैसीनो पहुंचता है। मैकैफरी के लोग ड्रोन से उसकी एंट्री मॉनिटर करते हैं। वह स्प्रॉस नाम के आदमी से मिलता है, जो उसे उस कमरे में ले जाता है जहां मैकैफरी परिवार को बंधक बनाए बैठा है। मैकैफरी मुस्कुराकर, क्या अपने बूढ़े बाप को गले नहीं लगाओगे? डैन हैरान, अभी से शुरू करूं? डैड, इस बातचीत के दौरान परिवार को पता चलता है कि मैकैफरी असल में डैन का पिता है। जेसिका, हे भगवान, ये क्या? अब सीन शुरू होता है। ब्रिटिश मैकैफरी डैन को मारना चाहता था क्योंकि डैन ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में डैन ने मैकैफरी के भेजे सारे आदमियों को खत्म कर दिया, जिससे वह अपने बेटे पर गर्व करता है। अब मैकैफरी चाहता है कि डैन वापस उसके लिए काम करे। अगर वह लौट आया तो वह परिवार को छोड़ देगा, लेकिन शर्त यह है कि वह उन्हें कभी नहीं देख पाएगा। मैकैफरी, वापस आ जाओ जहां तुम्हारा असली घर है। बच्चों को भेज दो, वे सुरक्षित बफेलो लौट जाएंगे। डैन सहमति में सिर हिलाता है। स्प्रॉस जेसिका और बच्चों को लिफ्ट से बाहर ले जाता है। लिफ्ट में चतुराई जेसिका मैक्स का डायपर इस्तेमाल करके स्प्रॉस का ध्यान भटकाती है और उसे ऊपरी मंजिल से गिरा देती है। वे फौरन वापस भागते हैं डैन को बचाने के लिए। कमरे में डैन दिखावा करता है कि वह ग्वेन से प्यार करता है, फिर उसे बेहोश कर देता है ताकि उसका परिवार भाग सके। वह जेसिका से माफी मांगता है और वादा करता है कि अब कभी उससे राज नहीं छुपाएगा। मैकैफरी को शक हो जाता है और वह अपने आदमियों को तैयार रहने का आदेश देता है। डैन जेसिका और बच्चों को छत पर भेज देता है और कहता है कि ड्रोन कायल को दे दो, वही दुश्मनों की लोकेशन बताएगा। मुझे आखिरी बार वही बनना होगा, सिर्फ हमारे लिए। एलिवेटर ट्रिक और विस्फोट। जब मैकैफरी के आदमी लिफ्ट में घुसते हैं तो उन्हें अंदर सिर्फ मैक्स का सामान मिलता है। जैसे ही वे जांच करते हैं, एक बम फटता है और वे चौंक जाते हैं। कायल की मदद से डैन मैकैफरी के आदमियों को एक एक कर गिरा देता है। इस बीच ग्वेन होश में आ जाती है और मैकैफरी उसे कॉल करता है। कहता है कि कायल को ढूंढो, जो ऊपर छत पर ड्रोन चला रहा है। डैन बनाम मैकैफरी। डैन अपने पिता पर बंदूक तानता है, कहता है कि सब बंद कर दो, लेकिन मैकैफरी गोली चलाने का आदेश देता है। डैन बचता है और लड़ाई जारी रहती है। छत पर जेसिका देखती है कि लिफ्ट ऊपर आ रही है। वह बच्चों को छुपाती है और जैसे ही लिफ्ट खुलती है गोली चलाती है, लेकिन ग्वेन आराम से किनारे हो जाती है। ग्वेन ताना मारती है क्योंकि उसे लगता है कि वह जीत जाएगी। लड़ाई लंबी चलती है और जेसिका मलबे के नीचे दब जाती है। नीचे डैन और मैकैफरी की आखिरी लड़ाई। मैकैफरी डैन को हरा देता है और उसे गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी बातें करने लगता है कि कैसे परिवार इंसान को कमजोर बना देता है। उसी समय ग्वेन बच्चों को घेर लेती है। यह देखकर जेसिका ताकत जुटाकर मलबे से निकलती है और फिर भी इधर उधर फेंकी जाती है। क्लाइमैक्स, डैन मैकैफरी की बंदूक से गोलियां निकाल देता है और हाथापाई शुरू होती है। जेसिका बांस का डंडा पकड़कर पोल वॉल्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। ओह कम ऑन! दूसरी बार वह डंडे को भाला की तरह फेंकती है। आखिर में मैकैफरी डैन को हराता है और बंदूक उठाता है। तभी परिवार वहां पहुंचता है। नीना भावुक होकर कहती है, दादाजी, आप भी नॉर्मल फैमिली बन सकते हो। मैं आपको सिर्फ कातिल नहीं, अपने ग्रैंडपा की तरह देखना चाहती हूँ। मैकैफरी कुछ पल के लिए रुक जाता है और डैन को हमला करने का मौका मिल जाता है। अंतिम नतीजा, परिवार फिर से मिल जाता है। पुलिस मैकैफरी को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लेती है। 6 महीने बाद नीना अपना सपना पूरा करती है और न्यूज रिपोर्टर बन जाती है, मैकैफरी के केस को कवर करते हुए। कहानी का अंत, डैनो असैसिन संगठन छोड़कर बैंकों के लिए सिक्योरिटी कंसल्टिंग फर्म खोलता है और ओंगी को नौकरी पर रख लेता है। जेसिका अब स्कूल में खेलों की कोच बन जाती है। फुर्सत के समय पूरा परिवार रोड ट्रिप पर जाता है, लेकिन एक नियम हमेशा याद रहता है, सफर के दौरान कोई भी मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करेगा।
वे हर पल का मजा लेते हैं और अपनी फैमिली टाइम को एंजॉय करते हैं। डायपर साथ ले जाना मत भूलना, क्योंकि वही कभी कभी जान बचा सकते हैं और बुरे लोगों को हराने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी रोमांचक वीडियो देख सकें। अगली बार मिलते हैं।